बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज पाकिस्तान अपने एक सहाफ़ी से महरूम हो गया। अरशद शरीफ साहब को कीनिया में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद इस वक्त पूरा पाकिस्तान सदमे की हालत में है। कोई ऐसी आँख नहीं जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, वो भी इस ख़बर को सदमे के तौर पे ले रहे हैं और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इस वक्त मैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हूं। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं बिल्कुल उनके घर के सामने खड़ा होकर बात करूं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस कॉर्नर पे आके आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं। एक तो अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपसे बात करनी है, और दूसरा जो अब से कुछ ही देर कबल यहाँ पर इमरान खान साहब भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि उन्हें इस वाक़े की वाकई बहुत सदमा है। मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। दिन भर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो ज़ाहिर है जो देखने वाली आँख है वो रो रही है। जब भी कोई जवान शख्स इस दुनिया से जाता है तो वाकई इंसान को दुख भी होता है और अफसोस भी होता है, लेकिन मुझे बार बार उस माँ का ख़याल आ रहा है जिस माँ को ये ख़बर जब पहुँची कि आपका बेटा कत्ल हो गया है। अब इमरान रियाज़ साहब ने उनकी वालदा से बात की, और इमरान रियाज़ जब ये फ़ोन बात करते हुए जब उन्होंने ये बात बताई है तो वो रो पड़े। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके साथ छोटा सा क्लिप एक शेयर कर देता हूँ, फिर मैं आपके साथ अदालत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी माँ जी से बात हुई थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, तुम मुझे बताओ। मैं उन्हें क्या बताऊं? वो मुझे कह दी तू मुझे बता, मैं सुन सक। ये मुझे उस माँ ने भी कहा है। अच्छा, आपने सुना, वो वालदा, वो माँ, उन्होंने जब माँ किसी को पता चलता है ना उसका लख्ते जिगर यूं इस दुनिया से चला गया है तो वो तो उसकी हालत गैर हो जाती है। लेकिन इस माँ को सलाम, हौसला कि जिसने बड़े हौसले से कहा कि बेटा मेरा कोई नहीं है और अब तुम भी पहुँचो, खबर घुमन भी आए और अरशद को घर लेके आओ। ज़ाहिर है अब इस वक्त भी कोशिशें जारी हैं कि कीनिया से उनकी जो मैयत है उसको पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए और यहाँ पर उनकी जो तदफीन है वो की जाए। अरशद शरीफ साहब का आपको मालूम है पिछले कुछ अरसे से वो किन हालात से गुज़र रहे थे। उनको वो मुख्तलिफ़ अदालतों में अपने केसेस में भी अपीयर होते रहे, मेरी उनसे मुलाकातें भी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो आते थे तो एक दिन मीडिया रूम में आए, और जब हमारा मीडिया रूम ज़ाहिर है हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं तो हमने एक वो छोटी सी स्क्रीन लगाई होती है अपने लिए ताकि हम मुख्तलिफ चैनल देख सकें, अपना मॉनिटरिंग भी कर सकें। जब उन्होंने देखा कि आपके मीडिया रूम में तो कोई एक स्क्रीन भी नहीं है, उन्होंने वहीं पे खड़े खड़े फ़ोन किया और वहाँ पर कुछ 6 बड़ी जो डिजिटल LED भी उन्होंने लगवा के दी। तो ये देखें, जब भी कोई इंसान दुनिया से जाए आप उसकी अच्छाई ज़रूर बयान कीजिए, क्योंकि आज वो हैं, कल को हमने जाना है इस दुनिया से। तो मेरे ख़्याल में वो हमें बात वो करनी चाहिए जो हम कल को सह भी सकें। नाज़रीन, आज जब मैं सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब एक दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, और बल्कि दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है। वो दरख्वास्त ये थी कि एक तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और साथ ही साथ उनकी मैयत लाने को पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अहकामात जारी किए जाएँ कि वो कीनिया की जो हुक्काम हैं उनके साथ मिल के उनकी बॉडी को पाकिस्तान मुंतकिल करने के इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। जब चीफ़ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने इस केस की समाअत की तो उन्होंने पूछा कि किन की बात हो रही है, तो वो बताया गया अरशद शरीफ साहब। उन्होंने कहा वो तो बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, तो वो बड़े उनके लिए भी शॉकिंग न्यूज़ थी कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल कर दिया गया है। और उसके बाद खैर उन्होंने उस दरख्वास्त को सुना और सुनने के बाद ऑर्डर जारी किया। उसमें ऑर्डर यही जारी किया है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस के जो सेक्रेटरीज़ हैं ये एक एक अपना ऑफिसर नॉमिनेट करें और फौरी तौर पे इमीडिएटली वो जो अरशद शरीफ साहब की फैमिली है उनसे कांटेक्ट करें, उनसे रब्ता करें, और रब्ता करने के बाद जो है
ان کے جتنے بھی گریونسز ہیں ان کو دور کریں اور رپورٹ طلب کی ہے کل کے لیے، اور یہ بھی آرڈر کر دیا کہ رپورٹ جمع کروائی جائے اور رپورٹ تیار کر کے کل عدالت میں پیش کی جائے۔ ناظرین، اس وقت ارشد شریف صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہم سب پہ فرض ضرور ہے کہ اس پہ آواز ضرور بلند کیجئے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ یہ وہ گلی ہے جہاں سے ارشد شریف صاحب کبھی آیا جایا کرتے تھے۔ آج اس گلی میں کوئی اور پھر رہے ہیں، اور وقت ظاہر ہے انسان کا ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ظلم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب کینیا کی جو پولیس ایک موقف دے رہی ہے کہ یہ شناخت کے بغیر ہی ہوا، تو میرے خیال میں یہ بڑا نامناسب سا ان کا ایک رد عمل ہے۔ پاکستان کو اس پہ اسٹرانگ جو ہے پوزیشن لینی چاہیے اور کینیا سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے ایک سٹیزن کو، ہمارے ایک نان جرنلسٹ کو کیسے آپ نے ڈائریکٹلی ہٹ کر دیا۔ خدا نخواستہ اگر وہ آپ کی بات، وہ کینیا کی بات مان بھی لیتے ہیں تو پھر ان کو ٹائر کو ہٹ کر دیتے، کوئی اور چیز تھی۔ بڑے 100 طریقے ہوتے ہیں کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس یا کسی بھی اتھارٹی کے پاس گرفتاری کے لیے، تو وہ کیا جا سکتا۔ تو پاکستان کے اس وقت سفارت خانہ وہاں پر کوششیں کر رہا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو پاکستانی سفیر ہیں وہ مردہ خانہ بھی گئی ہیں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ شناخت بھی کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے اب ان کی واپسی کے لیے انتظامات تو کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہنستے کھیلتے گئے تھے لیکن واپس ان کی باڈی آئی ہے۔ تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس پہ پاکستان کے تمام افراد جو ہیں، اس پاکستان میں بسنے والا ہر شخص جو ہے وہ اداس ہے، رنجیدہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے اب یہ ہو چکا ہے۔ تو اب اس پہ وہ اقدامات لیے جانے چاہیے کہ آئندہ کبھی ایسا کوئی واقعہ جو ہے وہ درپیش نہ آئے، تاکہ مستقبل میں ان چیزوں کا احاطہ کیا جا سکے اور بچا جا سکے، کیونکہ کسی بھی انسان کی جو پروٹیکشن ہے وہ سب سے پہلے اہم ہے، اور پروٹیکشن جو ہے وہ ہر سٹیزن کا رائٹ ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ کیونکہ جب ارشد شریف صاحب پہلے یہاں پر آتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے، تو چیف جسٹس سطر من اللہ کی عدالت میں ان کے کیسز فکس ہوا کرتے تھے، تو وہ عدالت نے ان کی ایک دن بھی گرفتاری نہیں ہونے دی، بلکہ ان کے خلاف جو کیسز تھے عدالت نے ان کو سنا اور عدالت نے یہی کہا کہ گرفتاری بنتی نہیں ہے۔ تو وہ خیر وقت گزر گیا، پھر وہ پاکستان سے چلے گئے، اور اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ کینیا میں کیوں گئے، انہیں وہاں پر کیوں جانا پڑا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو ناظرین اب ظاہر ہے وقت گزرے گا تو انویسٹیگیٹ ہو جائیں گی اور چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔